दोस्तों कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी लॉजिकल में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी लो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो DU LLB है, चाहे BHU LLB है, चाहे फिर वो क्लैट है, या फिर किसी भी ऐसे जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए ये चैनल और ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। दोस्तों ये कह रहा है कि वित्तीय सहायता जो फाइनेंस है वो सेंटर और स्टेट के बीच में किसकी रिकमेंडेशन पर बांटा जाता है। पहला ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक अकाउंट कमेटी। दोस्तों पार्लियामेंट में जितनी भी जितनी भी मतलब कमेटीज होती हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। वैसे ही पब्लिक एस्टीमेट कमेटी में से 30 सदस्य होते हैं जो कि टोटल लोकसभा से होते हैं। पहले इसमें 25 सदस्य हुआ करते थे। और पार्लियामेंट में जितनी भी कमेटीज़ हैं उन सभी कमेटीज़ में सबसे ज़्यादा सदस्य पब्लिक एस्टीमेट कमेटी में होते हैं। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। इसका वर्णन, इसकी एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 280 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। ये कह रहा है कि हमारे संविधान में कितने तरह के आपातकाल दिए गए हैं। हमारे सामने 4 ऑप्शन है और इसमें से जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी 3 तरह के आपातकाल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है जिसे। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। और इनका वर्णन 352 अनुच्छेद, 356 और 360 एज इट इज दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और दोस्तों वित्तीय आपातकाल आज तक कभी भी नहीं लगा है हमारे इतिहास में आज तक। और राष्ट्रपति शासन या फिर स्टेट इमरजेंसी अक्सर लगता रहता है भारत के अंदर, कहीं ना कहीं लगा ही होता है हमेशा। और नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल आज तक 3 बार लगा है। और पहला जो लगा था वो 1962 में लगा था जब चाइना वॉर हुआ था। दूसरा जो लगा था वो पाकिस्तान वॉर हुआ था तब लगा था 1971 के टाइम पर। और तीसरा 1975 में इमरजेंसी लगी थी ऑन इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब जो उसका बिहाफ था। इमरजेंसीज, नेशनल इमरजेंसीज 2 बिहाफ पर लगती हैं, या तो जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा हो, बाहर है किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, अगर अंदर ही कुछ कहीं पर दिक्कत आ रही है, हमारे देश के अंदर डिस्टर्ब हो रहा है कुछ ना कुछ, तब होता है। तो 2 बार लगा था एक्सटर्नल एग्रेशन के बिहाफ पर, और 1 बार लगा था इंटरनल डिस्टर्बेंस के बिहाफ पर 1975 में। और दोस्तों ये इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है मतलब था, ये काफ़ी वेग था, काफ़ी अस्पष्ट था। तो इसलिए इस वर्ड को बदलकर 44वां संशोधन लाया गया 1978 में और आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया वर्ड। 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत आर्म्ड रिबेलियन यूज होता है यहाँ पर। तो इसका आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन होगा, 3 तरह की इमरजेंसी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्लियामेंट इंजॉयज द एक्सक्लूसिव राइट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट कंटेंट इन। ये कह रहा है कि पार्लियामेंट कौन सी लिस्ट पर अपना एक्सक्लूसिव राइट अपनाती है, उसे एक्सक्लूसिव राइट मिलता है। एक्सक्लूसिव राइट वो होता है दोस्तों किसी का भी जहां पर किसी और का अधिकार नहीं है। मतलब यहाँ पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव राइट जो है वो यूनियन लिस्ट पर है। इसका मतलब यूनियन लिस्ट पर सिर्फ पार्लियामेंट्री लॉ बना सकती है, वही कानून बना सकती है। और दोस्तों यहाँ 3 लिस्ट हमारे सामने दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट हमारी 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची में दी गई हैं संविधान के। और जो कंकरेंट लिस्ट है वहाँ पर पार्लियामेंट भी और स्टेट भी ये दोनों ही लॉज बना सकते हैं, लेकिन किसी भी कन्फ्लिक्ट की दशा में पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल कर जाता है वहाँ पर। और स्टेट लिस्ट पर तो स्टेट ही बनाती है लॉज, जो बनाती है। और अगर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज है, मतलब अगर स्थिति सामान्य है, लेकिन अगर वहीं राष्ट्रपति शासन लगा है 356 अनुच्छेद में, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है 352 अनुच्छेद में, उस समय जो एक्सक्लूसिव राइट है फिर पार्लियामेंट के पास चला जाता है, फिर स्टेट लिस्ट पर स्टेट का कोई अधिकार नहीं होता। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी यूनियन लिस्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स लॉ इनकंसिस्टेंट और एब्रिजिंग फंडामेंटल राइट्स आर डिक्लेयर वॉइड। ये कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जहां पर यह कहा गया है कि लॉ अगर फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है, उन्हें एब्रिज करता है,
वो वॉइड हो गए। बेसिकली कहा जाए तो ये लॉ की डेफिनेशन पूछ रहा है कि क्योंकि लॉज तो कोई भी बने और फंडामेंटल राइट को अगर वो इन्फ्रिंज करता है वो वॉइड होना ही है। तो लॉ की डेफिनेशन पूछ रहा है। आर्टिकल 12 में जो पहला ऑप्शन है उसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट किसे कहा जाएगा। आर्टिकल 13 में लॉज की डेफिनेशन दी गई है। इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा जो ठीक होगा। लेकिन हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, समानता का अधिकार की बात करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 में कहा गया है। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सभी लोगों को प्रोटेक्शन दी जाएगी उसकी लाइफ को लेकर के, उसकी पर्सनल लिबर्टीज को लेकर के। मतलब नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट द प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा लॉ है जो मतलब ऐसा प्रोसीजर है जो लॉ के द्वारा स्टेब्लिश किया गया है, अगर उसके द्वारा तुम किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर सकते हो तो ठीक है, वरना इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इसका सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा आर्टिकल 13। और साथ में हमने तीनों अनुच्छेद भी देख लिए यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग केस रिलेट्स टू द रिकॉग्निशन और एड टू द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इनमें से कौन सा ऐसा केस है जो एड टू द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए फेमस है, जिसमें बात की गई थी एड टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए, उनकी सहायता के लिए। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। दोस्तों ये केस बेहद इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसका आंसर नहीं है, लेकिन मैं बता दूं इसमें गाइडलाइन दी गई है रॉन्गफुल डिटेंशन और रॉन्गफुल अरेस्ट से रिलेटेड। मतलब कैसे आप अरेस्ट करोगे, क्या रॉन्गफुल डिटेंशन होगा, इन सब से रिलेटेड DK बासु में। और विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये जो केस है इसमें सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन्स, ठीक, उसकी बात की गई है यहाँ पर, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई थी यहाँ पर विशाखा वाले केस में। तो पहला और दूसरा ऑप्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं अक्सर एग्जाम में, काफ़ी अब से पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और थर्ड ऑप्शन है TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसका आंसर यही होगा। इसी में ही रिकॉग्निशन टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। थर्ड ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोवर्सी वाज सोल्व बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ, ये कह रहा है कि 9वीं अनुसूची की जो कंट्रोवर्सी थी, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस केस में मतलब सोल्व किया गया था। तो दोस्तों नाइन्थ शेड्यूल की जो कंट्रोवर्सी थी वो ये थी कि एक आर्टिकल था 31B लाया गया था मतलब पार्लियामेंट द्वारा, और इसमें ये कहा गया था कि कोई भी लॉ लेकर आओ उसे नाइन्थ शेड्यूल में डालो, और मतलब अगर वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज भी करता है, अगर उनको वोलेट भी करता है, वो फिर भी वॉइड नहीं होगा। ठीक, ये कहा गया था 31B में। और नाइन्थ शेड्यूल में जो भी मतलब आप लॉज डालोगे वो जुडिशियल स्क्रूटनी से फ्री हो जाएंगे, ये लेजिस्लेशन ने कहा था। हालांकि मतलब लेजिस्लेशन ने एक बार को तो मान लिया था कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम जुडिशियल स्क्रूटनी से मतलब उनको फ्री कर देते हैं, इम्यून कर देते हैं, लेकिन बाद में कहा अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वो हार्म करते हैं, देन वो उस दशा में वॉइड होंगे। तो ये बात इन्होंने क्लियर की थी IR कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी बहुत पहले आ चुकी थी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो केस था उसमें बहुत पहले दी गई थी, लेकिन नाइन्थ शेड्यूल की कंट्रोवर्सी जो है वो फोर्थ ऑप्शन जो है IR कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में ही सोल्व की गई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following writs can be issued by the Supreme Court to order governmental authority to perform its statutory duty? मतलब ये कह रहा है इन 4 रिट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 5 रिट हैं और यहाँ पर 4 रिट दी गई हैं, और इसमें से कह रहा है कि ऐसी कौन सी रिट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है किसी भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी के लिए, उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी जो मैंडेटरी ड्यूटी है उसकी, कि हाँ वो उसकी करनी ही है, उसको ड्यूटी को कराने के लिए जारी कर सकता है। तो हम पहली रिट देख लेते हैं, को वारंटो। दोस्तों को वारंटो का मतलब होता है, इन रिट्स का मतलब भी पूछ लिया जाता है। को वारंटो का मतलब होता है बाय वोट वारंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिशियल से पूछ सकता है कि बाय वोट वारंट एन ऑफिसर इज हेल्ड, मतलब कि एन ऑफिसर इज हेल्ड दैट ऑफिस, मतलब वो ऑफिस उसने किस वारंट के तहत कब्जा हुआ है, मतलब किस वारंट के तहत वो काम कर रहा है वहाँ पर। को वारंट में ये होता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है पर्टिकुलरली टू स्टॉप या फिर टू फॉरबिड, और कॉमन भाषा में इसको हम क्या देते हैं स्टे ऑर्डर। मतलब इसमें
कोई भी सुपीरियर कोर्ट किसी भी लोअर उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट पर ये प्रोहिबिशन रिट जारी कर सकता है और कह सकता है कि हम आपके जजमेंट पर या आपके केस पर स्टे ऑर्डर लगा रहे हैं क्योंकि ये मामला आपके जुरिडिक्शन से बाहर है। मतलब अगर आउटसाइड जुरिडिक्शन मामला होगा तो कोई भी अपेक्स कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट पे ये वाला रिट जारी कर सकता है, प्रोहिबिशन। थर्ड ऑप्शन है हेबियस कॉर्पस। तो दोस्तों हेबियर कॉर्पस जो रिट है इसका मतलब है टू प्रोड्यूस द बॉडी। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर हाई कोर्ट ये हेबियस कॉर्पस किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के लिए ये हेबियस कॉर्पस रिट जारी कर सकता है। एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं पब्लिक ऑफिशियल हूँ, मतलब मैं कोई पुलिस वाला हूँ और मैंने किसी को डिटेन कर लिया है रॉन्गफुली या फिर कैसे भी, तो वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट मेरे लिए हैबियस कॉर्पस रिट जारी कर सकता है मुझे वहाँ कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए और मुझसे पूछने के लिए कि आपने किस बिहाव पर उस पर्सन को अरेस्ट किया हुआ है, डिटेन किया हुआ है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन मैंडेमस। इसका आंसर यही होगा मैंडेमस, जो फोर्थ ऑप्शन है। और इसका मतलब होता है टू कमांड, टू ऑर्डर, टू मैंडेट द ड्यूटी। मतलब जो किसी भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी की वो ड्यूटी है, स्टेटरी ड्यूटी है, उसको पूरा करने के लिए मैंडेमस रिट जारी होती है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश 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 अपीयर्स फर्स्ट इन द प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कह रहा है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि इन चारों में से हमारे पास में ऐसा कौन सा वर्ड है जो सबसे पहले प्रिम्बल में अपीयर करता है। सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है हमारे प्रिम्बल में इनमें से। तो दोस्तों हम एक तरह से हम ये ध्यान मतलब देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड हैं वहाँ पर। तो पहला वर्ड जो आता है वो सोवरीन आता है, जो कैप्स में प्रिम्बल में वर्ड दिए हुए होते हैं वो सबसे पहला वर्ड आता है सोवरीन। तो सोवरीन यहाँ पे है नहीं। दूसरा आता है सोशलिस्ट, तीसरा आता है सेक्युलर, फिर आता है डेमोक्रेटिक, फिर आता है रिपब्लिक और उसके बाद आता है दोस्तों जस्टिस। मतलब इन चारों में से सबसे पहले जस्टिस वर्ड सबसे पहला आता है, तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन ही होगा जस्टिस। लेकिन हम इन तीनों को भी देख लेते हैं, इनका सीक्वेंस क्या है। जस्टिस के बाद दोस्तों लिबर्टी आता है, उसके बाद इक्वालिटी आता है और फिर फ्रेटर्निटी आता है। तो हमें ये जितने भी प्रेम्बल में कैप्स में वर्ड दिए गए हैं ना, इन पे इनके ऑर्डर पर, इनके सीक्वेंस पर नजर मार लेनी है ठीक से, क्योंकि इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who was the president of India at the time of proclamation of emergency in 1975? मतलब जब इंटरनल डिस्टर्बेंस के बिहार पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस ही कहेंगे क्योंकि आर्म्ड रिबेलियन तो वो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत हुआ ना। तो 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उस वक्त कौन इनमें से राष्ट्रपति था। तो हम पहले देख लेते हैं इनका सीक्वेंस कि कैसे कैसे था। तो सबसे पहले जाकिर हुसैन जी आते हैं, जो कि 1967 से लेकर 1969 तक मतलब राष्ट्रपति रहे। और उसके बाद आए वीवी गिरी जी, वो वीवी गिरी रहे 1969 से लेकर 1974 तक राष्ट्रपति। और 1974 के बाद आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। 1974 से लेके 1977 तक फखरुद्दीन अली अहमद जी हैं, वो राष्ट्रपति रहे थे। और उसके बाद आए थे नीलम संजीवा रेड्डी 1977 से लेकर 1982 तक। ये सीक्वेंस भी याद रख लेना और साथ में ये भी याद रख लेना, इमरजेंसी के समय फखरुद्दीन अली अहमद जी हमारे राष्ट्रपति थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A writ issued by the Supreme Court compelling a quasi-judicial / public authority to perform its mandatory duty is। मतलब ऐसी यही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ये रिट्स आपको एक्सप्लेन कर दी गई हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मतलब क्वासी जुडिशियल या पब्लिक अथॉरिटी को उसकी मैंडेटरी ड्यूटी करने के लिए मजबूर कर सकता है। किस रिट को जारी कर मैंडेमस रिट को जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर तो चलिए दोस्तों हमारी ये वीडियो की सीरीज आज मतलब यहीं पर ख़त्म होती है, समाप्त होती है। और थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।